हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के टॉपिक पे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एक बार डिवाइड हो जाती है तो उसका कैरेक्टर क्या रहता है, वो एंसेस्टर रहती है या सेल्फ एक्वायर्ड हो जाती है, और उसका फिर डिस्पोजल किस तरह से किया जा सकता है। तो हम रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेस पे ही इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, होता क्या है कि कॉमन नॉलेज में भी है और कानूनी रूप से एक बार एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का कैरेक्टर ले लेती है। तो उसके बाद जिनके पास भी वो अपने अपने पोर्शन आते हैं वो एज ए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी उसका डिस्पोजल कर सकते हैं, फिर उसमें कोई पार्सनरी राइट का कोई चक्कर नहीं रहता है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट नया निकल के आता है। ऐसा ही आज का प्रेजेंट मामला है जिसमें रिसेंट जजमेंट जिसके बेस पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें हुआ फैक्ट्स क्या है। फैक्ट ये है कि तीन भाई थे, ए बी सी, और वो अपने फादर और एक अंकल और अपनी फैमिली के साथ एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी में रहते थे। तो अंकल की डेथ हुई पहले, फिर फादर चले गए, तो तीनों भाइयों ने ये डिसाइड किया कि अब साथ में रहना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम इसका डिवीजन कर लेते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं। तो तीनों ने एमिकेबली उस एंसेस्टर प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर लिया और पार्टीशन डीड रजिस्टर्ड हो गई। ये बात है मई 1986 की। उसके बाद तीनों के पास अपना अपना पोर्शन आ गया, ए बी सी के पास। उसके बाद क्या हुआ कि इन 89 1989 ए ने अपना पोर्शन सेल कर दिया अपने छोटे ब्रदर सी को, सेल डीड के थ्रू, और वो अपना अलग चले गए क्योंकि वो कहीं और दूर रहते थे और देखभाल नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सेल कर दिया बाकायदा सेल डीड के थ्रू 89 में सी को। सी ने वो पोर्शन 4 साल बाद एक स्ट्रेंजर को, मान लीजिए जेड ले लेते हैं, उसको सेल कर दिया बाकायदा प्रॉपर तरीके से सेल डीड के थ्रू जेड को। उस समय उनके सी के बच्चे भी थे, तो उसको सेल कर दिया। अब डिस्प्यूट कहाँ से, देखिए, उस समय जो बच्चे माइनर थे सी के, वो जब बड़े हुए तो उन्होंने वो सूट लेके आए अपने फादर के खिलाफ, सी के खिलाफ, और वो जो स्ट्रेंजर जिसको प्रॉपर्टी बेची फादर ने, ये कहते हुए कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने ए से खरीदी थी वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी, वो सेल्फ एक्वायर्ड नहीं थी। और दूसरी बात कि उनका जो फादर ने अगर खरीदी भी थी वो ए से, तो वो अपने अर्निंग से ना खरीद के, बल्कि जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी फंड था उससे वो पोर्शन खरीदा था ए से, और इसलिए वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मानी जाएगी, सेल्फ एक्वायर्ड नहीं मानी जाएगी, और इसलिए वो बेच नहीं सकते थे। तो इसमें हमारा राइट बनता है, तो हमारा पार्टीशन किया जाए उस पोर्शन का और हमको सेपरेट पोजीशन दिलवाया जाए। ये बात कहते हुए दो ग्राउंड्स पे वो सूट लेके आए। अब यहाँ पे एक नई बात उठती है कि भाई, जब ये बात एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी एक बार डिवीजन हो जाए, पार्टीशन हो जाए, तो वो सेल्फ एक्वायर्ड हो जाती है, तो ये नया ग्राउंड कहाँ से लेकर आए। देखिए, कानूनी रूप से एंसेस्टर प्रॉपर्टी एक बार डिवीजन के बाद, पार्टीशन के बाद, वो सेल्फ एक्वायर्ड का रूप ले लेती है, बट उसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि या तो पार्शल पार्टीशन हुआ हो, या जो को पार्टनर थे जिनके बीच पार्टीशन हुआ वो आफ्टर पार्टीशन भी एज ए जॉइंट फैमिली रहते रहे, तो वो प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का कैरेक्टर लिए रहती है, तो फिर वो उसी तरह से मानी जाती है। ये एक तो बात ये हो गई। और दूसरा जो उन्होंने ग्राउंड लिया कि भाई वो जॉइंट फैमिली फंड से पैसा उन्होंने यूज करके प्रॉपर्टी परचेज करी है से अपने बड़े भाई से, और सेल्फ अर्निंग नहीं थी उनकी फादर की, क्योंकि वो कुली थे इस मामले में, वो जो फादर थे वो कुली थे, तो उनकी अर्निंग इतनी नहीं हो सकती कि 3 साल में 15,000 रुपए में 89 में उन्होंने ऐसे वो पोर्शन खरीदा था। तो वो पोर्शन उन्होंने कहा कि इतना नहीं अर्निंग थी, और जो भी अर्निंग थी वो उनकी प्रॉपर्टी से कल्टीवेशन के थ्रू, खेती बाड़ी के थ्रू जो भी थी उसके थ्रू, और जो पैसा और भी मिला था, कुछ फंड भी मिला था, तो उसके थ्रू उन्होंने वो खरीदा, तो इसलिए वो ज्वाइंट फैमिली फंड से खरीदा हुआ माना जाएगा, तो इसलिए वो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी मानी जाएगी, सेल्फ एक्वायर्ड नहीं। तो इन दो ग्राउंड्स पे वो लेकर आए। तो ये मामला ट्रायल कोर्ट में, तो ट्रायल कोर्ट में उन्होंने उन बच्चों के फेवर में कोर्ट ने डिसीजन किया, तो मामला फिर पहुंचा फर्स्ट अपील में, अपील ने वो पलट दिया, तो फिर मामला आया सेकंड अपील में हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने फिर वो फर्स्ट अपील के ऑर्डर को पलट दिया और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया कि नहीं, वो जो है वो एंसेस्टर प्रॉपर्टी मानी जाएगी और फंड जो है वो एंसेस्टर फंड यूज किया है। अब जो मतलब ज्वाइंट फैमिली फंड यूज किया है।
अब मामला इस तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा डिस्कशन करते हुए और एविडेंस को देखते हुए पहली बात जो होल्ड की वो ये कि वही जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं और वेरियस जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, कि जब एक बार पार्टीशन हो गया, ये बात अनडिस्प्यूटेड है कि पार्टीशन हुआ था 86 में, तो 86 में जब पार्टीशन हो गया और तीनों को अलग अलग पोर्शन मिल गए तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गई उन तीनों भाइयों की। अब जो ए ने सी को अपना पोर्शन सेल किया तो वो बिल्कुल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, हो गई थी, तो वो बेच सकते थे, तो वहां पे भी कुछ गलत नहीं था। सी ने जो ए से परचेज किया वो पोर्शन, तो वो क्योंकि उन्होंने तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की तरह बेचा था तो उससे बाकायदा सेल डीड के थ्रू परचेज किया था, तो वहां तक वो भी ठीक था। सी ने आगे जो स्ट्रेंजर को, जेड को वो प्रॉपर्टी बेच दी, वो प्रॉपर्टी जो बेची तो उसमें वो जो बेचना था वो भी सेल डीड के थ्रू बेची थी, तो उसमें भी कोई गलत नहीं था, क्योंकि सी ने क्या किया था, आफ्टर 4 years ऑफ परचेज फ्रॉम ए एल्डेस्ट ब्रदर, उन्होंने वो प्रॉपर्टी जेड को, स्ट्रेंजर को बेच दी थी। तो उन्होंने, कोर्ट ने कहा कि जो वो प्रॉपर्टी सी ने अपनी जो ए से खरीदी थी बाकायदा सेल डीड से, वही सेल डीड से आगे 4 साल बाद बेच दी, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। अब वो जो प्रॉपर्टी थी वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ए तो अपना बेच के चले गए थे, तो ना तो वो कैरेक्टर ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का रहा कि भाई तीनों भाई आफ्टर पार्टीशन रहते रहे, तो वो भी नहीं माना जाएगा। तो और तो इसका मतलब सेल्फ एक्वायर्ड हो गई, क्लियर कट, ये ग्राउंड खत्म। दूसरा जो उन्होंने उठाया कि भाई ये ज्वाइंट फैमिली फंड से प्रॉपर्टी खरीदी थी फादर ने ए से, वो भी नहीं, क्यों, क्योंकि वो ये साबित नहीं कर पाए कि भाई ज्वाइंट फैमिली फंड यूज किया था, किस तरह से किया था, जबकि फादर ने अपने एविडेंस में ये साबित कर दिया, एस्टेब्लिश किया कि उन्होंने बाकायदा लोन लिया था और लोन लेकर उस प्रॉपर्टी को ए से 15,000 में उसने खरीदा था, जो कि बाद में उन्होंने सेल कर। तो कोर्ट ने ये माना कि नहीं, उन्होंने फिर से रीअफर्म किया कि को जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती है वो एक बार डिवीजन हो जाए तो उसका कैरेक्टर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का हो जाता है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए, फिर भी कई डिस्प्यूट निकल के नए नए आ जाते हैं, लेकिन हमें ये क्लियर अपने माइंड में रखना चाहिए कि एक बार एंसेस्टर प्रॉपर्टी ठीक है कि हम, ये बात है कि बाई बर्थ जो है वो बिफोर 2005 तो केवल सन जो है वो को पार्टनर हो जाते थे एंसेस्टर प्रॉपर्टी में, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2005 इन हिंदू सक्सेशन एक्ट अब बेटियां, डॉटर भी होने लगी हैं को पार्टनर, तो दोनों ही, चाहे सन हो या डॉटर हो, वो बाय बर्थ राइट गेन कर लेती है, एज ए को पार्टनर कर लेते हैं। बट अगर एंसेस्टर प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो गया तो वो जो फादर के पास उनके प्रॉपर्टी आई तो वो एज ए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी, अनलेस कि वो दो कंडीशन है कि पार्शियल पार्टीशन हुआ तो, या जॉइंट फैमिली की तरह फिर भी रहते रहे तो वो एक जॉइंट फैमिली की तरह फंड चल रहा है या प्रॉपर्टी उसको ट्रीट की जा रही है, तो वो तब वो एक अलग केस हो जाता है, अदरवाइज वो सेल्फ एक्वायर्ड मानी जाती है। और जो बच्चे हैं वो बीइंग को पार्टनर की, हमारा तो वो उसमें राइट बाय बर्थ है तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, बच्चे चैलेंज नहीं कर सकते। फादर जिनके पास प्रॉपर्टी आई है, जिनके पास भी जो बटने के बाद उनका सेल्फ एज ए सेल्फ एक्वायर्ड राइट होता है, उसका डिस्पोजल वो किसी भी तरह से, चाहे सेल डीड के थ्रू, गिफ्ट के थ्रू, विल के थ्रू, जैसा ठीक समझे वो और जैसा यूज करना चाहे वो वैसा कर सकते हैं। तो आप बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, और अगर किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।